नमस्कार मित्रों, मैं बजरंग सिंह चारण एसआर आदर्श स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अपने क्लास 12वीं क्लास की हिस्ट्री है, इतिहास है, वो मैं आपको पढ़ा रहा था और उस इतिहास के अंदर जो चौथा चैप्टर है, चौथा पार्ट है, वो चौथा पार्ट आज अपने पूरा हो जाएगा। इतिहास का जो चौथा पार्ट है उसमें एक टॉपिक है, इतिहास की किताब खोलते ही चौथे पार्ट में पहला एक टॉपिक है कि अरब आक्रमण, कि अरबों द्वारा भारत में आक्रमण किया गया, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अरबों ने भारत पे क्यों आक्रमण किया। अरबों ने जो आक्रमण किया था उसके कारण क्या थे, इन सभी विषयों पर अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आपसे दावा करता हूं कि आप ये वीडियो अंत तक देखोगे तो काफी सारी चीजें सीख जाओगे जो आपने आज तक नहीं सुना था। काफी सारी चीजें सीखोगे, लेकिन वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, तो देखते हैं कि ये जो अरब आक्रमण है, कि अरबों ने सबसे पहले जिस देश पर आक्रमण किया था दोस्तों, वो देश था सीरिया। यानी अरबों का जो सबसे पहला जो आक्रमण था, वो जो आक्रमण किया था वो सीरिया पे किया था। कहां किया था? सीरिया पे। लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो आक्रमण किए थे अरबों ने अपने हिंदुस्तान पे किए थे। यानी अरबों ने सबसे ज्यादा जो आक्रमण किए थे वो अपने भारत पर किए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत पर ही आक्रमण किए थे, क्योंकि उस समय भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उस समय भारत के पास पैसे थे, लेकिन उस समय भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि यहाँ के लोग इतने होशियार नहीं थे। भारत राजा का मिनक होता, बड़ा बड़ा लोग थे, उनका अरबों ने भी फायदा उठाया, उनका मुगलों ने भी फायदा उठाया, उनका अंग्रेजों ने भी फायदा उठाया। उस समय अपने भारत के जो लोग थे वो इतने शिक्षित नहीं थे। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं क्या था ये अरब आक्रमण, किसने किया था, क्या था, इस सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे से जुड़े हुए रहिए। अब देखो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था हजरत मोहम्मद। ये जो हजरत मोहम्मद था, इसकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। एक अरबी था जिसका नाम था हजरत मोहम्मद, और हजरत मोहम्मद की 632 ईस्वी में क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद में अरबों का जो आक्रमण का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। मतलब कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु होने के बाद में भारत पर अरबों के आक्रमण का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। 636 ईस्वी के अंदर, यानी 636 ईस्वी के अंदर एक खलीफा था जिसका नाम था उमर काल। क्या नाम था? उमर काल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक शब्द है खलीफा। क्या शब्द है? खलीफा। खलीफा क्या होता है? काफी बार आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि खलीफा का मतलब क्या होता है। खलीफा का मतलब वो होता है कि इस्लाम के अंदर सबसे जो बड़ा माना जाता है, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा माना जाता है पैगंबर मोहम्मद शाह। पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह सबसे बड़े माने जाते हैं, जो इस्लाम के प्रवर्तक थे, इस्लाम की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद हजरत शाह सबसे बड़े माने जाते थे। जो खलीफा होता था वो अपने आप को मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी बताता था। यानी खलीफा वो होता है जो पैगंबर का उत्तराधिकारी बताता है, वो खलीफा होता है। यानी इस्लाम का जो सबसे बड़ा है मोहम्मद हजरत शाह, उसका जो उत्तराधिकारी होता था वो होता था खलीफा। और खलीफा उस समय जीवित होता था, साक्षात व्यक्ति, जैसे अपन कैसे व्यक्ति है वैसे खलीफा होता था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद हजरत शाह उस समय नहीं थे। वो तो ऊपर चले गए थे, लेकिन वो नहीं थे। लेकिन खलीफा क्या था? जीवित था। जैसे सपोज करो, अपने हिंदुओं के अंदर बात बताऊं, हिंदुओं के अंदर सबसे जो बड़ा जो भगवान माना जाता है राम। कौन? राम। कोई भी अपन बात करते हैं तो राम जी का ही नाम लेते हैं कि भाई राम जाने, राम जी कहे जो हो, कि राम जी करो, राम जी करो। मतलब कि जो बात करते हैं वो सबसे राम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राम। वैसे के वैसे मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा भगवान माना जाता है मुसलमानों के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद शाह।
अब इनका जो उत्तराधिकारी होता था, पूरे विश्व में एक ही उत्तराधिकारी होता था, वो कहलाता था खलीफा। और उस समय वो उत्तराधिकारी खलीफा था, उसका नाम था उमर काल। क्या नाम था? उमर काल। इस खलीफा उमर काल के समय 636 ईस्वी में सबसे पहले मुंबई के अंदर एक जगह है थाना, मुंबई के अंदर एक जगह है जिसका नाम है थाना। सबसे पहले खलीफा उमर काल के शासनकाल में मुंबई थाने पर आक्रमण हुआ था भारत में। यानी भारत का सबसे पहले अरब आक्रमण कौन सा था? देखो ध्यान से सुनो और जो चीज बोलो ना उसको साथ साथ में लिखो। देखो इतना ज्यादा कंफ्यूज होने वाली भी बात नहीं है, ध्यान से सुनो। ऐसे देखो कि भारत पर सबसे पहला अरब आक्रमण 636 ईस्वी में खलीफा उमर काल के समय मुंबई के थाना स्थान पर हुआ। सबसे पहला अरब आक्रमण भारत में उमर काल के समय मुंबई पे थाना स्थान पर यह हुआ था। फिर उसके बाद में क्या होता है? एक राजा होता है जिसका नाम होता है दाहिर सैन। दोस्तों ये दाहिर सैन कौन होता है, इसके बारे में सारी स्टोरी बताऊंगा। ये दाहिर सैन होता क्या है, इसके बारे में भी सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। एक राजा होता है जिसका नाम होता है दाहिर सैन। दोस्तों ये जो दाहिर सैन होता है ये सिंध का राजा होता है। कहां का राजा होता है? यानी विद्यार्थियों ये जो दाहिर सैन जो राजा होता है ये सिंध का राजा होता है। सिंध जो क्षेत्र है वो अपने भारत में आता था। सिंध क्षेत्र उस समय अपने भारत में आता था, यानी अपने भारत के सिंध का राजा था दाहिर सैन। सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी का जो चारों ओर का जो क्षेत्र है वो सिंध कहलाता है। वर्तमान में ये क्षेत्र पाकिस्तान में है। अभी जो सिंध प्रांत का जो क्षेत्र है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन मित्रों उस समय वो सिंध का क्षेत्र का था, अपने भारत में स्थित था। और उस समय सिंध का जो शक्तिशाली शासक था उसका नाम था दाहिर सैन, सिंध का राजा था। दोस्तों यहां सिंध के कुछ डाकू हुआ करते थे, यानी यहां पर सिंध के कुछ डाकू हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? डाकू हुआ करते थे। लेकिन ये जो बात है मैंने बताई थी, ये बात अभी रिकॉर्ड कर दो, यहाँ थाना तक रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि यहां तक मैं क्या है रफ कर रहा हूं। अब देखो, अब यहां तक तो अपन ने समझ लिया था। अब इसके बाद में क्या होता है कि अपन बात करेंगे मित्रों दाहिर सैन के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, इसके बारे में काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि इसने कौन सा युद्ध किया था, इसकी मृत्यु कैसे होती है, इसकी पुत्रियों के नाम क्या थे, इसकी रानी का नाम क्या था, और सारी तमाम जानकारी मैं बजरंग सिंह चारण आपको बताऊंगा। तो देखते हैं। अब देखो एक राजा है जिसका नाम है दाहिर सैन। क्या नाम है? दाहिर सैन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दाहिर सैन है, ये दाहिर सैन कहां का शासक है? ये दाहिर सैन सिंध का शासक है। और सिंध कहां आया हुआ है? सिंध आया हुआ है पाकिस्तान में वर्तमान में, और उस समय सिंध अपने भारत में लगता था। अब देखो यहाँ के कुछ सिंध के डाकू हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? डाकू। और उन डाकुओं को कहा जाता था सिंधी डाकू या सिंध के डाकू। ये डाकू हुआ करते थे। अब विद्यार्थियों ये जो सिंध के जो डाकू हुआ करते थे, इन डाकुओं ने एक अरबी जहाज को लूट लिया। यानी एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? देवल बंदरगाह। दोस्तों बंदरगाह क्या होता है? अगर भाई 12वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आपको इतना पता नहीं होता है कि भाई बंदरगाह क्या होता है, इसका भी मैं आपको बता दूं। जैसे जहां बसें खड़ी होती है उसको बस स्टैंड कहा जाता है, जहां ट्रेनें खड़ी होती है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जहां हवाई जहाजें खड़ी होती है उसको एयरपोर्ट कहा जाता है, और जहां जहाजें खड़ी होती हैं, नावें खड़ी होती हैं, जो जहाज होती है पानी में चलने वाली वो खड़ी होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोर्ट। अब देखो देवल बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? ये जो देवल बंदरगाह था, यहाँ पर सिंधी डाकुओं ने एक अरबी जहाज को लूटा। किसको? अरबी जहाज को लूटा। यहां पर सिंधी डाकुओं ने अरबी जहाज को लूट लिया। ये बात है 711 ईस्वी की। उस समय जो दाहिर सैन
जो सिंध था वो कितना फैला हुआ था, दाहिर सैन का जो शासन था वो सिंध में कितना था कि उत्तर में तो कश्मीर तक सिंध फैला हुआ था। कहां तक? उत्तर में कश्मीर तक, और पूर्व में कनौज, प्रत्यारों का जो कनौज है पूर्व में कनौज तक, यानी उत्तर में तो था कश्मीर तक और पूर्व में था कनौज तक। ऐसे जैसे उत्तर, ये क्या है? उत्तर, उत्तर में कश्मीर तक और यहाँ पूर्व में कनौज तक सिंध का क्या है? साम्राज्य फैला हुआ था। हाँ, यानी उत्तर में कश्मीर तक सिंध, ये देखो उत्तर में कश्मीर, ये कनौज, यहाँ तक इनका क्या है? साम्राज्य। दोस्तों मैंने आपको क्या थोड़ा गलत बता दिया था। अब देखो उत्तर में तो था कहां तक? कश्मीर तक। बोलो, उत्तर में कहां तक था? कश्मीर तक। और पूर्व में कहां तक था? पूर्व में कनौज तक। यहां तक सिंध का क्या है? साम्राज्य फैला हुआ था। अब देखिए, अब बात यह है कि जब सिंध के डाकुओं ने अरबी जहाज को लूट लिया, अब बताओ अरब वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई अरबी जहाज को लूटा सिंधी डाकुओं ने, तब अरबियों को गुस्सा आएगा? आएगा। उस समय इराक का एक गवर्नर था जिसका नाम था हजाज। क्या नाम था? हजाज। यानी इराक का एक गवर्नर था जिसका नाम था हजाज। क्या नाम था? हजाज। इस हजाज को पता चला कि यार मेरा जो अरब का जहाज था, हजाज को पता चला कि मेरा अरब का जहाज वो सिंधी डाकुओं ने लूट लिया। हजाज को गुस्सा आ जाता है। तब ये हजाज खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त करता है। किससे? सबसे बड़ा, मैंने बताया था ना, सबसे बड़ा इस्लाम का पैगंबर और उसका उत्तराधिकारी होता है खलीफा वलीद। ये हजाज खलीफा वलीद से अनुमति प्राप्त करता है और कहता है कि खलीफा वलीद जी, भारत के अंदर कोई प्रांत है जिसका नाम है सिंध, वहां के सिंधी डाकुओं ने हमारे अरबी जहाज को लूट लिया है। क्या हम इतने भी कायर हैं? क्या हम वहां युद्ध नहीं करेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे? आपकी अनुमति चाहते हैं वलीद जी, हम आपकी अनुमति चाहते हैं और आप हमें अनुमति दीजिए और हम वहां जाके क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और सिंध की ढाणियां उठा देंगे, सिंध की धौंस ले लेंगे। तब वलीद ने कहा कि भाई ऐसी बात है तो मेरी अनुमति है, आप जाइए सिंध और वहां पे आक्रमण करें और मेरी ये अनुमति है। तब हजाज के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है अबेदुल्ला। क्या नाम होता है? अबेदुल्ला। और एक का नाम होता है बुदेल। क्या नाम होता है? बुदेल। यानी हजाज के दो सेनापति होते हैं, अबेदुल्ला और बुदेल। हजाज अपने सेनापतियों को कहता है कि तुम सेना लेके सीधा कहीं पहुंचो, सिंध जाओ और वहां जाके वहां का राजा है दाहिर सैन, उसके साथ तुम क्या करो? युद्ध करो। ये उबैदुल्ला, ये बुदेल, ये सेना लेके यहां से दोस्तों कहां रवाना हो जाते हैं? सिंध के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन अपना दाहिर सैन जो शासक था इतना शक्तिशाली था कि इन दोनों सेनापतियों को मार दिया। यानी दाहिर सैन ने इन दोनों को मार डाला और सेना भागती हुई वापस कहां पहुंच गई? हजाज के पास। और सेना ने कहा कि हजाज यार, दाहिर सैन तो गजब खतरनाक है, जोरदार ठोके यार, जोरदार कूटे यार, गजब खतरनाक शासक है। तब हजाज ने कहा ऐसी बात है तो मैं एक वापस सेना भेजता हूं। ये जो इराक का गवर्नर था हजाज, इसने कहा कि ऐसी बात है तो मैं एक फिर सेना भेजूंगा। और इस हजाज ने अपने चचेरे भाई या अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को एक बहुत बड़ी सेना देकर भेजा। हजाज ने कहा अपने चचेरे भाई और दामाद मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम तुम जाओ और सिंध पर आक्रमण करो और उस दाहिर सैन को तुम क्या करो? पराजित करो। मोहम्मद बिन कासिम अपनी सेना लेके सिंध के लिए रवाना हो जाता है। 712 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है, रावर का युद्ध। ये युद्ध होता है 712 ईस्वी में युद्ध होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है रावर का युद्ध। 712 ईस्वी के अंदर होता है और ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर सैन के मध्य। अब ये मोहम्मद बिन कासिम सीधा कहां आ जाता है? सिंध आ जाता है। लेकिन दोस्तों आज भारत पर 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, 500 वर्ष तक मुगलों ने शासन किया, उससे पहले तुर्कों ने शासन किया, अरब लोगों ने शासन किया। यानी कम से कम भारत पर 1500 साल तक दूसरे जातियों ने, मतलब कि कम से कम 1500 2000 वर्ष तक भारत पर दूसरे जातियों ने
विदेशियों ने यहाँ शासन किया। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि भारत के लोगों में एकता नहीं थी। भारत के लोगों में ही और भारत के लोगों में ही जो देशद्रोही थे, क्या थे? देशद्रोही थे। और वहां देशद्रोही की जो भावनाएं फैली हुई थी, क्या फैली हुई थी? देशद्रोही की भावनाएं फैली हुई थी। जब मोहम्मद बिन कासिम सेना लेकर कहां पहुंचता है मित्रों? सिंध पहुंचता है। उस समय सिंध के अंदर एक मंदिर था और वो मंदिर था, उस मंदिर का एक देशद्रोही पुरोहित था। क्या था? पुरोहित। सिंध के मंदिर का देशद्रोही पुरोहित इस मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला, यानी मोहम्मद बिन कासिम से जा मिला सिंध का जो देशद्रोही पुरोहित। अब मित्रों, जो अगली जो कहानी है इसकी, अगली मैं पूरी सारी ये हिस्ट्री बताऊंगा, वो बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, बताऊंगा अगले पार्ट में। अगला पार्ट भी देखना, भूलना मत, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, अगले पार्ट में।